नीतीश कुमार के सामने से लोग चल जा रहे हैं, नीतीश इग्नोर कर दे रहे हैं जी, ये अपनी राजनीति है। तो पेच कहीं ना कहीं देखिए मोदी और नीतीश के बीच में नहीं है, पेच इन हाइपर लोकल नेताओं में है। जिनको लगता है कि अगर नीतीश फिर से चले जाते तेजस्वी के साथ तो मेरा राजनीति फिर से बुलंद हो जाता, हम इस समीकरण के नेता हैं, हम इंडिया और समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हैं। सीट बंटवारा तो जो भाजपा तय कर देगी और नीतीश कुमार को सामने रख के तय करेगी। नीतीश और भाजपा को साथ देखकर चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को और आगे अगर कहीं मुकेश सहनी आते हैं जी, तो इन सबको मानना ही होगा। तेजस्वी यादव की आवश्यकता नीतीश कुमार को क्यों पड़ रही है? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कड़ी बनने का काम कौन कर रहा है? ऊपर एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी ने क्या कहा है नीतीश कुमार को? एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि लालू यादव को आज भले जो लोग विरोध कर रहे हैं कल वही भारत रत्न देने की बात करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विशेष पंचनामा में। आज हम फिर से नमन जी के साथ मौजूद हैं और पिछले 24 घंटे में जो बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ है, जो चर्चाएं हैं, वो काफी परवान पर है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर 24 घंटे के लिए दिल्ली गए थे, क्या लेकर के आए हैं? सिर्फ खबरों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। न तो ये एनडीए के कोई घटक दल बता पा रहे हैं, न कोई कुछ कह रहा है। इन सब में जो सबसे बड़ी बात हमने बताया था, पंचनामा में कल हमने बताया था कि लेके क्या आए हैं। मैंने समझाया भी था कि जब तब तक देखिए, मैंने कल कहा था कि गाड़ी अगर कहीं लगती है आपकी रेड जो लाइट होता है वहां पे लाल बत्ती, तो देखिएगा कि एक अजीब अजीब तरह के प्राणी आपके आसपास गाड़ी के शीशे के पास टुक करने लगते हैं। ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये कर दीजिए, दे दीजिए, कुछ ले लीजिए। और जैसे ही आप शीशा खोल के कुछ दे देते हैं जी, उसके बाद वो प्राणी नजर नहीं आता है। और नहीं दीजिएगा तो उसके बाद तक लटका रहेगा, तब तक आपके पास लटका रहेगा जी। तो मैं उस प्राणी से कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा कुछ मिल गया दिल्ली में जिसके बाद उन्हें वहां रुकने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, आपने जो बात कही नमन जी, मैंने उसको पूरा एपिसोड देखा है जी, और उसका मैं रिसर्च पे लग गया। मैंने जदयू के कई नेताओं से बातचीत की, पटना से लेकर दिल्ली तक। आपके भी कई जो गुप्त सूत्र हैं उनको भी मैंने हिला डुला कर चेक करना चाहा, लेकिन फैक्ट यही है नमन जी कि कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार को मिला क्या है आपके अलावा जी। और आपने जो बातें कही है उन बातों में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको वक्त से पहले नहीं बताया जा सकता है। देखिए, बताएं ना बताएं, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं आपको कि बिहार के एनडीए में खासतौर पे भाजपा का हिस्सा एक बैठक करता है और बिहार की मीडिया रिपोर्ट्स को दिल्ली भेजता है कि बिहार के मीडिया में नीतीश कुमार के फिर पलटने की रोज ही संभावनाएं दर्ज की जा रही हैं। और उसका मुख्य कारण यही है कि अमित शाह जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है, अभी बिल्ली गले में घंटी बांधने जैसा था। अमित शाह के ऊपर कौन सवाल खड़ा करे? बिहार में किस नेता की औकात है कि वो अमित शाह पे खड़ा करते? किसी की नहीं। तो इसे बहुत शालीनता से मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से दिल्ली भेजा गया बैठक करके, और फिर दिल्ली में भी एक हाई लेवल बैठक हुई और ये तय किया गया कि पूर्वांचलियों, जाटों और गुज्जरों ने एक बहुत बड़ी जीत दी है दिल्ली में भाजपा को। तो गुज्जर और जाट तो चूंकि वहां के निवासी हैं तो उनको तो आपको प्रेम में रखना ही होगा। अंतिम दिन जाटों का एक बड़ा संसद बैठा, गुज्जरों का एक संसद बैठा, और अमित शाह के कहने पर पूरा वोट शिफ्ट हुआ। पंजाबियों ने तो साथ दिया ही, लेकिन पूर्वांचलियों ने 23 बहुल पूर्वांचली सीटों में से 17 सीटें बीजेपी को दी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत है। ये यही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पूर्वांचल के सबसे बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल, ना उस कार्यक्रम में मौजूद होकर भी केवल गठबंधन में मौजूद होने से नीतीश कुमार के ये असर पड़ता है। ये अपनी पूरी टीम को उन्होंने ट्रेन से भर-भर के भेजा। बिल्कुल, और वही मैं तो था मौजूद ना, मैं बता रहा हूं कि सारे मंत्री, विधायक, नेता सब मेहनत कर रहे थे सीटों पर। बिल्कुल बिल्कुल, और कमल ही तीरी कमल है नारा चल रहा था जी। ये पहली बार देखने को। बिल्कुल, नीतीश इसके लिए कभी रेडी होंगे क्या? कभी रेडी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या पार्टी विलय कर देंगे क्या जी? ऐसी चर्चाएं होने लगती हैं जी। निश्चित निश्चित। फिर भी ये हुआ, इसी का प्रतिफल मिला। और फिर मैं कह रहा हूं, पूरे पूर्वांचल में नीतीश कुमार से बड़ा कोई राजनीतिक चेहरा है क्या? बिल्कुल नहीं है, और दूर दूर तक कोई संभावना भी नहीं है। अब तेजस्वी यादव भले अपने आत्मग्लानि में या राजनीतिक व्यवस्थावश नीतीश कुमार का कद छोटा कर दें। मेरे विश्लेषण को भी कुछ लोग जिसे नफरत करते हैं उसे बहुत कम आके, क्या रे नमन जी आप इतने बड़े विश्लेषक हैं, ऐसे कैसे कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को तो खत्म हो रहे हैं। वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है।
आप देखे होंगे बड़े से बड़े जो कल्ट फिल्में हैं, जैसे शोले है जी, गब्बर सिंह जी, गब्बर सिंह मरा तो जरूर जी, और बहुत अदना सा माने तुच्छ सा मौत उसका हुआ जी, बहुत घिसा पिटा उस तरीके से उसको मारा गया, लगा कि मतलब इतना बड़ा तो आदमी नहीं था ही, जी, जी, जैसा मारा गया उसको। लेकिन पूरे फिल्म में अगर 3 घंटे की शोले थी तो 2 घंटा 50 मिनट तक सारे लोगों पर भारी था वही। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत कैसे होगा, मैं उनको विलन नहीं बोल रहा हूं, समझिएगा, कैरेक्टर बोल रहा हूं। पूरे फिल्म में नीतीश कुमार के आखिरी के 10 मिनट में नीतीश का क्या हासिल होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 2 घंटा 45 मिनट 50 मिनट तक चर्चा सबके नचावत राम गोसाई। जी 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 जी, मतलब हाथी की तरह है, बिल्कुल हाथी की तरह कि दांत भी उसका जिंदा रहे या आप मर जाए। इग्नोर ही नहीं कर सकते इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। और पूर्वांचल के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जब मोदी के साथ आते हैं तो ही गिव्स 15 to 16% ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वोट बैंक टू एनडीए, और इसका फायदा मिलता है। बिहार में भी मिला, दिल्ली में भी मिला, और पुनः बिहार में जब वो वापस आएंगे चुनाव लड़ने मोदी जी तो चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। ये दिल्ली के उस बैठक से भाजपा के फलसफा निकला। यानी कल के पंचनामा में जो हमने कहा कि दिल्ली से पहले बिहार का सीएम फिक्स हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश अब आप सोच रहे, आज ही प्रशांत किशोर का मैंने बयान देखा, फिर मैं कहूंगा कि प्रशांत किशोर को थोड़ा और इन डेप्थ राजनीतिक समझ की आवश्यकता है। हो सकता है तमिलनाडु की वजह से थोड़ा इस समय प्रीऑक्युपाइड हो, बिहार पर कम फोकस हो, क्योंकि वहां तो नौकरी करनी है ना, नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजनीति में से। जब आप राजनीति में आते हैं तो समझ आता है कि नहीं, बिजनेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राजनीति तो लक का बाई चांस का काम है। लक बाई चांस है, यहाँ पैसा कम नहीं आता, पैसा बर्बाद होता है, वहां पैसा आते ना चाहिए, राजनीति में पैसा भी बहुत लगता है। ये प्रशांत जी को बुझाया होगा। प्रशांत किशोर का एक दावा था कि भाजपा नीतीश कुमार को सीएम घोषित करके बिहार का चुनाव लड़ ले। मेरे भाई घोषित हो चुके हैं, बैठक करके घोषित नहीं करती है भाजपा। वहां बैठक हुई, अंदर अंदर मैसेज चला गया, और मीडिया के हर बड़े घराने में जो राजनीतिक समझ रखते हैं, जिनके पास अंदर की खबरें आती है, जो सतही राजनीति करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो इन-डेप्थ एनालिसिस करते हैं उनको यह पता चल चुका है, सर्वे भी हो चुका है, नीतीश के चेहरे पर बिहार जिता सकता है। प्रशांत किशोर जी आपका सर्वे क्या कहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में एनडीए के सर्वे में यह बात स्पष्ट हो गई कि नीतीश को आगे करके बिहार का चुनाव जीता जा सकता है। चुनाव के बाद क्या होगा उस पर मैं नहीं विश्लेषण करूंगा, वो एक अलग विश्लेषण मेरा किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा को मौका मिल जाएगा नीतीश कुमार को रिप्लेस करने का तो भाजपा इसमें चुकेगी, बिल्कुल, लेकिन कहने को तो हमेशा नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। शपथ भी बिहार में नीतीश कुमार लेते नजर आ रहे हैं। जी जी। तो ऐसी स्थिति में मोदी और नीतीश के रिश्ते बिल्कुल खराब नहीं होंगे। अमित शाह और नीतीश कुमार का रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं दावे से कह रहा हूं। ये दोनों की प्रकृति अलग है, जैसे आपका नहीं ठीक होगा उनसे वैसे नीतीश का भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के को बार बार बिहार से हटाने के कुर्सी के अगर कोई रणनीतिकार है तो वो अमित शाह ही है। और मैं ये दावे से कह रहा हूं कि अभी भी उन रणनीति को उन्होंने छोड़ा नहीं है जी। अभी भी मौका मिलेगा तो वो रणनीति पे काम करते हैं। मोदी जी को इस बात का डर है कि 12 सांसद ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का एक बड़ा वोट बैंक, बिहार में भी वोट बैंक नीतीश कुमार की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो रही है। वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री की तरह उनको समाप्त नहीं किया जा रहा है, उनको सिंधेन बनाना नहीं संभव नहीं हो पा रहा है, उनको अखिलेश बनाना या उनको केजरीवाल बनाना या उनको तेजस्वी बनाना आसान नहीं है। इस आदमी ने कोई भी पॉलिटिकल जगह सकता है, करप्शन फुटप्रिंट्स नहीं छोड़े हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात, आसपास के लोगों को आप पकड़ सकते हैं, आप कोई हंस कबूतर को पकड़ सकते हैं, लेकिन आप मुख्य जो तोता जिसके अंदर जान बसती है उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि राजा तोता बदल देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजा की जान भी तो उसमें है, इसलिए तो बचाना तो उसका तोता बदल देता है। जान किस तोते में आप पकड़ नहीं पाइएगा जी। आज आप सोचिएगा वही संजय झा और ललन सिंह का हाल देखिए जी। आप अच्छे से जानते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। मतलब हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते सार्वजनिक जगहों पर, क्योंकि विवाद का भी कारण बन जाएगा। लोग कहेंगे आप ही को सारा कुछ बता देता है, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि मोदी जी आप ही को बता के नमन जी फैसला करते हैं। भाई आपको बताते होंगे, मुझे क्यों बताएंगे? मुझे तो मेहनत करना पड़ता है ना, मुझे तो 200 लोगों पे फोन लगाना पड़ता है, मुझे दिल्ली पटना करना पड़ता है गाड़ी से, मुझे फ्लाइट की टिकट करानी पड़ती है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपसे बात होती है, डायरेक्ट आपको पता होता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है नमन जी कि ये सारी बातें तो अपनी जगह पर है, ठीक है, मान लेते हैं आपने जो रिसर्च किया या आपको जो जानकारी मिली उसके आधार पर आपने बताया कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। लेकिन
इन सारी बातों के साथ साथ एनडीए एकजुट होकर के आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अलग अलग बिल्कुल, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, दिखाने की कोशिश, ऐसा कभी हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद जो आप देख रहे हो कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं होने से जो असमंजस की स्थिति है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, आप देखिए कि चिराग पासवान बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं कि आखिर होगा क्या। लेकिन हर चुप्पी के पीछे नाराजगी ही नहीं होती है। नहीं, मैं नाराजगी की बात नहीं कर रहा हूं, या असमंजस ही नहीं होता जी। मैं ये बात कर रहा हूं कि जो कई सीटें हैं जिस पर आपको भी मालूम होगा, हमको भी मालूम है कि इंटरनली जो चल रहा है, हाँ। ये सीट पर वो सीट पर वो, इनसे वो सीट छीनेंगे। 11 सीट तो ऐसे भी नजर आ रहा है कि कहीं छोड़ने वाली स्थिति नहीं है चिराग पासवान। मैं बताता हूँ, देखिए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी सब चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है इस वक्त, और उनकी चुप्पी को नाराजगी से जुड़ा सकता बड़ा आसान है। राजनीति में सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देना और अपना पिन छुड़ा लेना आसान है मैंने विश्लेषकों के लिए। वही ढेर लोग कर रहे हैं और लोग धड़ाधड़ देख रहे हैं। लेकिन जो दावा और जो पुख्ता तौर पर जो जानकारियां निकल आती हैं वो बताना, उससे रिश्ता भी राजनीतिक से खराब होता है जो हम करते हैं, और उससे दर्शकों के पास भी क्रेडिट सीधा सीधा बनता है कि भाई अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेता पलट गया तो कहेंगे आप तो नमन जी बोले थे, ऐसा ऐसा हुआ कहाँ? जी जी जी, अरे मैंने जो बोला था उस समय वही होना था। अगर पलटा भी हो फैसला तो उस नेता ने बदला है। हो सकता है कि हमारे कहने के बाद उनके मन में आए। बिल्कुल यही हो ही रहा है अक्सर ऐसी बातें सारे रिपोर्ट्स जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पंचनामा के भी रिपोर्ट्स भेजे गए दिल्ली में, और ये दिखाया गया कि लगातार बिहार में नीतीश कुमार का सिंधेकरण हो जाएगा, इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। पूरा का पूरा प्लान लीक हो गया है। एक नेता है नवाज जी, अभी भी उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझसे सजेशन मांगा था कि बाबा मेरे लिए क्या उचित होगा। हम बोले कि देखिए आप आंदोलन वाले आदमी हैं, आपके लिए आंदोलन वाली पार्टी बढ़िया होगी, क्योंकि आप जीवन भर आंदोलन किए हैं, उम्र के आप 60-65 साल गुजार दिए, कोई ना राजनीति में आप चुनाव जीते ना कुछ किए, तो आंदोलन वाले नेता आज भी आंदोलन आप कर रहे हैं, तो आप आंदोलन वाली पार्टी में आगे भी आपने उन्हें संघर्ष का रास्ता दिखा दिया। कल उन्होंने जब ज्वाइन किया आंदोलन वाली पार्टी तो सबसे पहले मुझे फोन किया और कहा कि बाबा आपका आदेश मानते हो। हम बोले भैया हम आदेश नहीं दिए, मैंने आपको सजेस्ट किया था। नहीं तो सच्चाई इस तरह की बातें भी होती रहती हैं। नहीं देखिए सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में फिर कह दूं कोई विवाद नहीं है, दोनों को कोड डिपेंडेंसी की दोस्ती है। मतलब आपको मेरी, मुझे आपकी आवश्यकता है, लेकिन तेजस्वी यादव की आवश्यकता नीतीश कुमार को क्यों पड़ रही है? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कड़ी बनने का काम कौन कर रहा है? ऊपर एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी ने क्या कहा है नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कई सारी बातें कही, लगातार वो कह ही रहे हैं ना, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं लगातार, और वही तो स्तरहीन भी आरोप। जी। और आपने तो सुना ही बाबा आज तेजस्वी यादव ने क्या नीतीश कुमार को कहा है, जहां अपने पिता के लिए वो ये कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसा आएगा जब लालू यादव को विरोध करने वाले लोग उनके लिए भारत रत्न मांगेंगे। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भाजपा लालू जी की पहले सरकार बनाने में मदद की थी, बिल्कुल, आज भी तेजस्वी यादव जेल नहीं जा रहे हैं, जो भाजपा कहते जेल भेज देंगे, और सम्राट चौधरी स्तंभ भरे थे खड़ा होके, और आज तक तेजस्वी के बाल बाका नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है कोई इंटरनल सेटिंग हो, वही वैसे ही जैसे जदयू के लोगों में और राजद के लोगों में जबरदस्त सेटिंग होती है। तारीख हाँ भाई तारीख बदलेगा, और जदयू को राजद में भी तो सेटिंग की व्यवस्था रहती है। जी। इतना कुछ नीतीश कुमार पर बोल देते हैं तेजस्वी, और जब उनके ऊपर आरोप लगाना होता है तो जदयू के प्रवक्ता अपनी बात वापस लेते हैं, वीडियो डिलीट कर देते हैं, तथाकथित किसी प्रवक्ता का वीडियो वायरल होता है उसको भी डिलीट कर देते हैं। ये सब कुछ होता है ना। ये क्या दिखाता है? ये कोई साठगांठ ही ना एहसास कराता है कि अंदर अंदर जरूर सब एक ही है। तो आज क्या बोला है तेजस्वी यादव ने? आज तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश को पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री बोल दिया। मुख्यमंत्री, क्या ये स्तरहीन बयान नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जहां अपने पिता का राजनीतिक महिमा मंडन कर रहे हैं, वो वहीं अपने चाचा जो नीतीश कुमार जिनके चलते 2 बार सत्ता में हुआ है जी, और वो भूल जाते हैं उनके पिता को भी तो सत्ता में लाने वाले वही हैं। कर्पूरी ठाकुर से के बाद अगर किसी को सत्ता में लाया गया और लाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था। तो निश्चित ही देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर तो कोई विवाद एनडीए में नहीं रहा। और यही बात सीटों की, तो मैं ये भी आपको बोल दूं, 2 चीजें जो कल तय हुई है, जो पंचनामा मैंने बताया, एक फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। कोई भी एनडीए में अगर है तो वो अपने ही किसी सीटें बढ़ जाने के बाद अतिरिक्त कोई सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा जी। अगर कोई अतिरिक्त चुनाव लड़ेगा तो उस व्यक्ति को पार्टी से हटाकर बागी घोषित किया जाएगा जी। और पार्टी उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवारी लेगी। ये पहले तय कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आने वाली थी। बिल्कुल। चिराग पासवान के ही कम से कम 100 से अधिक प्रत्याशी हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार नहीं लड़ पाएंगे। वही उपेंद्र कुशवाहा का भी हाल होगा, वही मांझी जी का भी कहीं ना कहीं हाल हो सकता है, और अंततः कई दलों का भी वही हाल होगा। लेकिन
समस्या बाबा मूलतः सीट बंटवारा नहीं है। सीट बंटवारा तो जो भाजपा तय कर देगी और नीतीश कुमार को सामने रख के तय करेगी। नीतीश और भाजपा को साथ देखकर चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, और आगे अगर कहीं मुकेश सहनी आते हैं तो इन सबको मानना ही होगा, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन में 5 सीटें ले लेने से, जितना लीजिए उतना जीत जाइए, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। विनिंग कॉम्बिनेशन में 5 सीट ले लेने सबसे बड़ी जीत होगी। और अगर इसमें 5 की जगह वहां 50 मिल जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। पिछले चुनाव में मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली थी। क्या उसका निष्कर्ष हुआ था आपको पता ही है। अगर कॉम्बिनेशन एनडीए का होता, जैसे चिराग पासवान 5 सीट जीते, वैसे अगर 3 ही सीट इधर मिलता तो 3 सीट जीत जाते वो। बिल्कुल। 1 मिलता, 2 मिलता, जो मिलता जीतता, केंद्रीय मंत्री होते। तो निश्चित ही इसको राजभूषण चौधरी है ना मंत्री जी, इन्हीं के मंच समाज से आते, इन्हीं के पार्टी में पहले थे जी, बिल्कुल इन्हीं के प्रत्याशी थे वहां से। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं विनिंग कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई अतिरिक्त विवाद आप नहीं देखिएगा, लेकिन अंदर अंदर ये सारी पार्टियां एक दूसरे से घुली मिली हुई हैं। नेता एक दूसरे से मिले जुले हैं। काम सबका देखिएगा भोकाल में ही होता है। टेंडर ठेका में भी दोस्ती होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जबरदस्त दोस्ती होती है। आरोप लगाने वाले लगा देते हैं। तेजस्वी जी ने बहुत भ्रष्टाचार किया, कागज आज तक नहीं आया भ्रष्टाचार का जी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या साबित करता है? ये साबित होता है कि कोएग्जिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। राजनीति करते रहिए, कभी ये सत्ता में कभी वो सत्ता में, लेकिन एक दूसरे को बचा कर चलिए कि कल विपक्ष में जाए तो आपके खिलाफ भी वही एक्शन वो न ले। सच्चाई है, यही हो रहा है। बैलेंसिंग एक्ट राजनीति में चल रहा है, और इसी के तहत है क्या कि कुछ समीकरण कुछ सीटों पर गड़बड़ाएंगे जी। कई सीट ऐसे हैं, दर्जन भर सीटें ऐसे जहां पर या तो भाजपा का सीटिंग है जी, वहां जदयू चाहती है, कहीं जदयू का सीटिंग है, वहां उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, चिराग चाहते हैं, कहीं जदयू का है तो भाजपा चाहती है। पांचों पहली बार एक साथ आए, इसलिए तो ये क्लैश होना ही होना है। ये पांडवों का एक साथ पहला ही बना है समीकरण, इसलिए इस पे बहुत तरह की समस्याएं सार्वजनिक रूप से आ सकती हैं। आपको याद होगा मूलतः जो महाभारत के पांडव थे उनमें भी समस्या आती थी। जब खाने का बंटवारे का बारी आता था तो आपको याद होगा कि हर बार खाना घट जाता था। तो उसका उपाय क्या लगाया गया? उसका उपाय लगाया गया कि भीम सबसे लास्ट में खाएंगे, जिसकी ज्यादा भूख है उसे सबसे लास्ट में खाने बिठाया जाएगा, ताकि घटे बढ़े तो उसका जो कम से कम काम हो जाए, क्योंकि बाकी अगर भीम पहले खाएंगे तो कई लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा। तो वही हाल यहाँ एनडीए में भी होना है। जो जिनका ज्यादा बड़ा पेट है या ज्यादा जिनकी आवश्यकता है सरकार में, जो बड़े दल हैं, उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी जी, और उस समीकरण पर सब राजी हो जाएंगे। बिल्कुल। विवाद में फिर कर रहा हूँ, 1.5 महीने का विवाद है ये जी, लेकिन सब सुलझा लिया जाएगा, ये तय है। विवाद असल कहाँ उत्पन्न होगा? वो जिनको टिकट जिनका कट रहा है जी, वो जो टिकट कटवाना चाहते हैं, किसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जिनको कुछ मिला नहीं, वो 7 बार 8 बार से जीत रहे, ना बिहार में मंत्री बने, ना केंद्र में कुछ मिला, वो जिनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, या वो जिनको लगता है कि अगर नीतीश फिर से चले जाते तेजस्वी के साथ तो मेरा राजनीति फिर से बुलंद हो जाता, हम इस समीकरण के नेता हैं, हम इंडिया और समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हैं जी। ऐसे कई मंडल, कई ऐसे मंडल और कमंडल हैं जी जी, बिल्कुल। आप अगर आसपास देखिएगा तो मंडल भी हैं, कमंडल भी हैं, दोनों आपको दिख जाएंगे। तो ये विघ्न पैदा करेंगे। अब इसी में से कई सीटें हैं जिन सीटों का जिक्र आप करिएगा जी। इसमें से लगभग 1 दर्जन सीटें हैं नमन जी, जिसमें से सबसे पहले तो हम ये बता दें कि चिराग पासवान जो दो तो सीटें तो विवाद लगातार चल रही है। एक तो खगड़िया की जो सीट है, खगड़िया के सांसद जो है चिराग पासवान के, राजेश वर्मा, उनके और परबत्ता विधायक संजीव सिंह के बीच में जो चल रहा है, इसको आप वाक युद्ध या राजनीतिक युद्ध से कहीं ज्यादा मान कर चलिए। आप माने अघोषित युद्ध जो है, जो 2025 की तरफ बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, जिसमें पार्टी नहीं है, व्यक्ति है। संजीव सिंह देखिए भूमियार समाज से आते हैं जी, एक बड़ा पकड़ है उनका समाज में, बिल्कुल। मतलब गिरिराज सिंह और बाकी नेताओं के बाद एक बड़ा स्थान इनका आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं, और फैमिलियर लेगेसी भी रही है। और उस क्षेत्र में देखिए विधायक होते हुए भी सांसद जैसा प्रभाव है जी, काफी प्रभावशाली, काफी दिनों से है वहां, तो ये भी एक बड़ा चैप्टर है। अब रही बात राजेश वर्मा की, तो राजेश वर्मा भी चिराग पासवान के वहां सेनापति हैं। चिराग ने चुनाव में कह दिया कि मेरा भाई है, और पहली बार जीत करके आया तो थोड़ा सा ज्यादा, और बाबा छोड़िए ना वो सब, कोई कहता कि बाहरी है, तो बाहरी तो जीत कैसे गए जी, और इतना प्रचंडता से कैसे जीते? बिल्कुल, हराने में तो सबको लगे हुए थे। संजीव सिंह का भी नाम आया था कि ये भी हराना चाहते हैं। तो अब की ना गज ग्राह की लड़ाई हो गई है, और ये गज ग्राह की लड़ाई में कौन जीतेगा इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्योंकि जीत तो होनी ही नहीं है, लेकिन इस कोनहारा घाट का भूगोल बदल जाएगा। जी, जो मुख्य शक्ति किसके साथ है, हाँ ये फैसला होगा। यहाँ पे थोड़ा सा पेच है, मैं समझा दूं, लेकिन विवाद तो बहुत बढ़ गया है। जी। विवाद इतना बढ़ गया है कि शब्दों की मर्यादा तो शब्द की कोई मर्यादा नहीं, और हम तो शब्दों को बोल भी नहीं सकते, दोनों तरफ से बोला गया जी, है बिल्कुल। और अभी बढ़ेगा। जदयू की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस मुद्दे पर नहीं कुछ बोलना है। जी। चिराग पासवान भी इस मुद्दे पर नहीं कुछ बोलेंगे। बिल्कुल। अब जो बोलना होगा वो चुनाव में बोला जाएगा। जी। संजीव सिंह भी जानते हैं कि ना तो मेरे साथ पार्टी है और ना मेरे साथ गठबंधन है, जी। और ज्यादा चांसेस यही है कि संजीव सिंह का टिकट भी काटा जाएगा इस बार, बिल्कुल। क्योंकि जो पूरा खेल हुआ था उसमें उनका नाम जो मतलब जी। था या नहीं था ये नहीं पता, लेकिन सम्राट चौधरी और बाकी लोगों ने खुलकर वहां कहा था। बिल्कुल। और एक विधायक ने तो आरोप उन पर लगा दिया था। तो संजीव सिंह इतने दबंग नेता है कि जाके उस विधायक के सामने खड़े हो गए, मुकदमा भी हुआ सर, मीडिया इंटरव्यू ले रही थी और विधायक के साथ खड़े हो गए बगल में जाके कि पूछिए इन्हीं से। तो विधायक जो दूसरे विधायक थे वो भी नहीं बोल पा रहे थे। तो निश्चित ही इनका एक दबंग छवि रहा है। जी। पढ़े लिखे, मैं दबंग बोलकर इनको डॉक्टर है तो फिर कहिए रहे हैं कि डॉक्टर भाई इलाज करना चाहते हैं। और ये भी कह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा तो ये कह रहे हैं, इनको पता है कि पार्टी भी साथ देने वाली नहीं है, गठबंधन तो देगा ही नहीं। ये कह रहे हैं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के दम पर थोड़ी यहाँ जीत के आए हैं। जी, अपने जो दम पर जीता है वो सोचे, मतलब वो उधर बोल रहे हैं कि जदयू का वोट ट्रांसफर तब ना जीता राजेश वर्मा, ये कहना है उनका। जी। और मैं तो अपने दम पर जीत रहा हूँ, और इस बार भी टिकट मिले ना मिले जीतना तो है ही। बिल्कुल। खैर उनको तो लगता है कि उनको टिकट मिलेगा। नीतीश कुमार से मुलाकात भी हाल में किए थे, लेकिन जो मीडिया परसेप्शन है वो यही है कि संजीव सिंह का टिकट कट सकता है। और इसी वजह से चूंकि जो खेल होना था बिहार में नहीं हो पाया, तेजस्वी वाला जो खेल था, और उसके सूत्रधार इनको बना दिया गया घोषित तौर पर। तो इस वजह से राजेश वर्मा ने वहां कहा था कि जो लोग बाहरी हैं, मतलब एनडीए के बाहरी हैं, एनडीए के बाहरी वो कह रहे हैं, तो उनको भी सबक दीजिए। तो इसी से उनका वो बिदक गए, और इसी से बिदकना उनका लाजमी भी था। और फिर दोनों के बीच जो विवाद हुआ है, ये दरअसल एनडीए के लिए एक फिर जो कहा जाए ना कि जहर हो जाना, ये जहर की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि दोनों मछली और क्या साथ में नहीं खाना चाहिए, मछली के साथ दही। अच्छा, तो मछली और दही वाला हाल हो गया है, दोनों साथ में ही खाने के लिए दिया जाए। अब इसके बाद हाँ, इस विवाद से अगर जदयू सही में इनको फील्ड करना चाहती है वहां से, और सही में नीतीश का आशीर्वाद इनको है, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं बनता है, अगर नीतीश आशीर्वाद दे दिए तो दे दिए, तब तो बाबा चिराग और नीतीश के बीच फिर एक फ्रेश मामला सामने आ जाएगा, तगड़ा विवाद का शुरू हो जाएगा। और रही बात पर्वता सीट की, तो पर्वता सीट पर दावेदारी भी बहुत सारी है। जी, भाजपा की तो प्रबल दावेदारी है, वो तो इंतजार कर रही है कि जैसे थोड़ा सा दाएं बाएं हो कि हम उसको धप्पा मारे। तो ऐसी 1 दर्जन के आसपास सीटें हैं ना। दूसरी सीट की भी चर्चा पहले मैं कर दूं, जो अभी चल रहा है खूब, उसको आप बताइएगा। दूसरी सीट बड़हरा की सीट है। जी, बड़हरा की सीट के बारे में बताइए कुछ। नहीं, बड़हरा की सीट में देख लीजिए, भाजपा की सीटिंग सीट है, अभी भाजपा की सीटिंग सीट है, पिछली ही बार जीत करके, तो उस समय जीत हार में भी बड़ी विवाद हुआ था। कई लोगों को, जो राष्ट्रीय जनता दल हारी थी, उसमें कई लोगों पर आरोप लगा था ये जान करके किसी राजपूत को हरा रहे हैं। बिल्कुल। और किसी राजपूत पर ही आरोप लग रहा था। तो ये सारी परिस्थितियां हुई थी, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के एक बहुत करीबी हैं, हर फोटो में नीतीश कुमार को आप देखिएगा उनको, वो वहां छोटू सिंह की बात कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया में बोल भी दिया चुनाव लड़ेंगे वहां से, तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। उस क्षेत्र में बहुत हल्ला है कि छोटू सिंह आ रहे चुनाव लड़ने के लिए। जी, और मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार वो मेहनत भी कर रहे हैं, क्षेत्र में जा भी रहे हैं। स्थिति यह है कि ये तो एक बड़हरा वाली सीट तो है ही, लेकिन इसके अलावे भी बता रहे हैं आपको कि 1 दर्जन सीट ऐसी है जिसमें पूरा एनडीए का घालमेल है। जी, अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावेदारी कर रही हैं। दूसरी तरफ 11 ऐसी सीटें हैं जहां नीतीश कुमार और चिराग पासवान में सीधे टकराव होगा, क्योंकि वहां या तो 1 नंबर पे या 2 नंबर पे चिराग पासवान रहे हैं, जहां नीतीश कुमार हारे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि इन सीटों पे यही कारण है कि चुप्पी साधे हुए हैं लोग। अब जैसे देखिए, शाहपुर की सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी, हार के आ रही है। अब लोक जनशक्ति पार्टी अपने लिए एक नया उम्मीदवार, एनर्जेटिक उम्मीदवार खोज करके और यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है। क्या बार बार हार रहे हैं तो दीजिए ना हमको, हम जीत के दिखाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि ब्रह्मपुर की बात कर लीजिए, ब्रह्मपुर सीट में दूसरे नंबर पे यहाँ रही थी लोजपा, अब यहाँ से कहेगी कि जो बीजेपी भी वहां से चुनाव लड़ती है तो कहेगी कि हम भी लड़ेंगे भाई। बक्सर में लगभग सभी सीटों पर विवाद है पूरा। उसके बाद आप जहां से ददन पहलवान लड़ते हैं वो भी सीट, डुमराव में प्रशांत लड़ना चाहते हैं, वशिष्ठ नारायण के पुत्र। बहुत सारी बातें वही नहीं है। उसके अलावे आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस पूरे सेक्टर में
ये कह दिया है, उस सेक्टर की 5 सीटों पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जी कि ये 5 सीटें कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, सीटें हैं, और यही कारण है कि आप पिछली बार चुनाव में 2024 में हारे थे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति भी दावा ठोक रही है, सभी पार्टियों से ही दावा ठोक रही है। सबसे बड़ी बात की ऐसी खबर आपको बताएंगे नमन जी, जो मतलब ब्लास्ट करने वाला है। ज्योति सिंह अलग अलग लोगों से मिल रही है, इस बीच में उनकी मुलाकात एक और नेता से हुई है जी, जिस नेता को हराने में उनके पति का बहुत बड़ा हाथ था, जी, और वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारा खेल अभी चल रहा है, और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी लिस्ट लेकर के, जी, जैसे नीतीश कुमार बैरंग वापस आए, हम लोग चाहे जो भी खबर कर लें, जी, जी। लेकिन वहां से जब वापस आए तो सबके दिमाग में था कि आखिर क्या लेकर के आए हैं। बिल्कुल। 2-4 घंटा समीक्षा करने के बाद जो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं समझ में आया क्या लेकर के आ रहे हैं, तो अपने लोगों के साथ एक गुप्त मीटिंग करके लिस्ट बना लिए कि भाई ये सीट मेरा है, जी। और लेकर के वहां दिल्ली तुरंत गए कि कहीं ऐसा नहीं कि वहां से लेकर के ये तो पिछली बैठक में बोला भी गया था कि देखिए ये हम आपको सीटें दे सकते हैं जी। अब आप बताइए कि आप इसमें संतुष्ट हैं या आप रुष्ट हैं, जो है आप स्पष्ट बताइए। अब उसमें 2-3 किया जा सकता है, निश्चित रूप से 4-5 या 19-20 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लोकसभा में आपने देखा ना, 1-2 सीटों पर जहां इधर दाएं बाएं कर रहा था वहां हो गया, इतना हो सकता है, वहां हो सकता है। देखिए चिराग से नहीं 19-20 चिराग चाहते थे, 19-20 तक का डिफरेंस चाहते थे, जी। नहीं हो पाया जी। तो उनको बाहर रहना पड़ा। इस बार भी जो ऐसा करेंगे वो पांडव की जगह चांडव हो जाएंगे, लेकिन वो जबरदस्ती का सेटलमेंट नहीं होगा। निश्चित निश्चित निश्चित। और देखिए पांडव बनने के लिए तो सच बता कि कई पार्टियां तैयार हैं जी कि इस पांडव में उनकी एंट्री मिले। पशुपति पारस बेचारे बाहर से इंतजार करके देख रहे, चातक की तरह कब होगा वो, कब गिरेगा नीर, हम भी इतनी प्यासे हैं। और उनका डिमांड भी बहुत ज्यादा नहीं है, उनका डिमांड तो मात्र 3 गो है, एगो हमको कुछ दे दीजिए, एगो बेटवा को दे दीजिए, एगो भतीजवा को दे दीजिए, क्योंकि प्रिंस बाकी लोग वहां खाली झाले बजाने के लिए हैं। ये भी बात है। तो खैर इन सारी बातों को लेकर के नमन जी, एक जो परिस्थिति बन रही है उसमें एनडीए में सब कुछ ठीक होने के बाद भी एनडीए में कुछ न कुछ एक पिन मार करके कोशिश की जा रही है कि एनडीए में कुछ गड़बड़ हो। विजेंद्र यादव भी अपने हिसाब से सीटें तय कर रहे हैं, जी। वो भी भाजपा की जो चॉइस की सीटें हैं उन पर दावा ठोक रहे हैं। फिर खबर आ रही है कि ललन सिंह भी एक्टिव हो गए हैं जी। ललन सिंह को और संजय झा को 2 जिम्मेवारी दे दी है भाजपा ने। नहीं, संजय झा के पैर पर तो कुल्हाड़ी अकादमी ने बड़ी जबरदस्त मारी है। मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में चले जाइए आप, तो इतना बड़ा गेम खेल दिया है मुकेश सहनी ने संजीव मिश्रा को उतार करके। यहाँ तो संजय झा और संजीव मिश्रा के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बना दिए गए, तो उनका बिहार आना भी मुश्किल हो रहा जल्दी। उधर बने हुए हैं, इधर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने हुए हैं जी। तो दोनों की लड़ाई लगभग सेम चल रही है। तो ऐसी स्थिति में संजय झा को भी एक्टिव होना पड़ेगा। भाजपा ने इनको जिम्मेवारी दे दी है कि आप नीतीश कुमार को जितना कम हो सके उतना कम तक पहुंचाइए, तो वो भी मुश्किल हो रहा है। नीतीश कुमार के सामने से लोग चल जा रहे हैं, नीतीश इग्नोर कर दे रहे हैं जी, ये अपनी राजनीति है। तो पेच कहीं ना कहीं देखिए मोदी और नीतीश के बीच में नहीं है, पेच इन हाइपर लोकल नेताओं में है। और ये पेच इसलिए है क्योंकि गठबंधन हर चुनाव में बदल जा रहे हैं जी। नीतीश कुमार हर बार गठबंधन चेंज कर दे रहे हैं और ये बाकी दल भी उन्हीं को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं जी। तो नए नए समीकरण जब बनेंगे, जब आपका पिछले चुनाव का दुश्मन आपका इस बार का दोस्त है, तो आप दोनों दोस्त हो सकते हैं क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप राज्यसभा सांसद हैं, आप पार्लियामेंट का आप मुख्यमंत्री हैं, ऊपर लेवल पे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जो पिछले चुनाव में एक दूसरे से लड़े और ये फर्स्ट रनर अप थे, ये सेकंड बिहार के ये उस क्षेत्र के विधायक बन गए, तो ये दोनों को तो कभी सेटलमेंट होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप दिल मिला लीजिए लेकिन दल मिला लीजिए, लेकिन दिल तो मिलेगा नहीं। और इस चुनाव में अगर आप कहिएगा, भले आप सब जगह जाकर आप स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, सारे दल को बिठा रहे हैं, लेकिन उस कैंडिडेट को जब बुलाइएगा जो चुनाव लड़के हार गया था 10,000 5,000 वोटों से, आपको कहिएगा सुनिए आप इनका मदद कीजिए इस बार, तो कहेगा ये ले अपनी लकुटी के मरिया बहुते नाच नचायो, हम प्रशांत किशोर तरफ जाए। उधर आश्रम खुला हुआ, प्रशांत किशोर है, निर्दलीय है, निर्दलीय ज्यादा फायदा हो जाएगा लगता है, तो निर्दलीय शंकर सिंह वाला हाल ज्यादा बढ़िया है जी। तो इस चुनाव में तो समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। खैर नॉट अंडरमाइनिंग एनीवन, लेकिन अभी बहुत बड़ा संघर्ष उनका भी बाकी है। हाँ, चुनाव में इस बार है कि हॉट केक की तरह सीटें बांटेंगे जी। जो दिलजलों की फौज मैं कहता हूँ जी, दिलजलों की फौज जो चारों तरफ से, खासतौर पे एनडीए से अच्छा खासा भागने वाला है लोग। बिल्कुल, अंतिम समय में बहुत लोगों को निराश होने का चांस मिलेगा। और मुझे खास तौर पे यही लग रहा है कि ये जो सुपारी ले रखे हैं लोग ना जी, नीतीश और मोदी को अलग कराने वाले, इनके हाथ कुछ आना नहीं है। नीतीश मोदी तो इनके कारण की एक सीट, भाई देखिए है क्या ना कि ये सीट तो मांग रहे हैं वो, कल तो आप और फलना मेरे बड़े करीबी नेता है, एक काम कीजिए गठबंधन तोड़ देते हैं इनको चुनाव लड़ने के लिए। कल तो आप शर्त ऐसा होगा नहीं, कल तो आप शर्त भी लगा रहे थे 5 लाख का। बोल रहा हूँ शर्त लगा ले, कोई कह दे कि टिकट दिला देता है भाजपा का कोई बिहार का नेता तो मैं 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ।
शर्त के साथ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कोई कह दे कि हाँ भाई हमको सम्राट चौधरी दिला दिए हैं, हमको नंद किशोर यादव दिला दिए हैं, हमको विजय सिन्हा दिला दिए हैं, खाली वीडियो हमको प्रभारी दिला दिए हैं, कोई प्रवक्ता दिला दिया, कोई विधायक दिला दिया, कोई मंत्री दिला दिया बिहार सरकार का, हरीश सहनी दिला दिया, बोलिए खाली ना बस। अब वीडियो खाली जारी कर दे कि हाँ मैं हरीश सहनी बोल रहा हूँ, मैंने टिकट इनको दिलवाया है, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ, मैं इनको टिकट दिला रहा हूँ, 5 लाख अच्छे नेता है और 5 लाख हमसे चुनाव लड़ने का आप योगदान लेके जाइए। जी मैं दावे से कह रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। तो लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब ऊपर ऊपर ही है, भीतर भीतर सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। अभी चुनाव तक कुछ भी बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होगा भी तो वही है कि जब सीटों का बंटवारा होगा और जब उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, कौन कौन सा सीट किसको मिलेगा, तब जाकर के थोड़ा सा 19-20 देखने को मिल सकता है। लेकिन खैर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिएगा पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।